चार जगह छोटी छोटी टेबल लगाई गई थी, जहाँ सब अपना अपना ग्रुप बनाकर खाना बैठे हुए थे। सोनू तो सिर्फ फिश चबाने का काम कर रही थी, क्योंकि उसके प्रिंस और डेविल उसकी सेवा में कांटे निकाल कर उसे एक एक बाइट खिला रहे थे। यमी, मैंने इतना टेस्टी खाना ऐसी जगह कभी नहीं खाया। मिस्टर कुक, आप बेस्ट हो। सोनू का साथ देते हुए किट्टी भी कहती है, यह हम दोनों की ज़िंदगी में पहली ट्रिप है और जितना सोचा था उससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। एक्सेल ने कहा, अच्छा तो लो और खाओ। उसने खाना उसके मुंह में भर दिया। सब उनकी बातें सुनकर मुस्कुराने लगे। खाने के बाद बीच में कैंप फायर के आसपास सब बैठे बहुत सी बातें कर रहे थे। सोनू और किटी तो खुले आसमान के नीचे तारे गिनने में मशगूल थीं। शेन एक पेड़ से टेक लगाकर शांति से सबकी बातें सुन रहा था। आपको भी यहाँ होना चाहिए था दी। सोनू किटी वहीं दूसरी तरफ अंश-वंश के साथ जैक को मस्ती करता देख उसे कियारा की याद आने लगी। तभी वहाँ डेविड उसके पास जाकर बैठा। देखो यहाँ बैठा नहीं कि ये जैक बॉस मुझे घूरने लगे जैसे मैंने उनकी जायदाद लूट ली हो। डेविड ने कहा तो शैन उसके कंधे पर सर टिकाकर आंखें बंद कर लेता है। ये देख तो जैक की मुठ्ठियाँ भीग जाती है। बहुत रात हो गई है, सब सोने जाओ। जैक ने इतनी तेज़ कहा कि शैन, जिसकी आंख लगने को थी, हड़बड़ाकर जग गया। सब एक एक कर उठकर चले गए। शैन भी डेविड के पीछे ही जा रहा था। तभी उसे अपने कॉलर पर किसी की पकड़ महसूस हुई और कुछ समझने से पहले ही उसे खींचते हुए अपने टेंट में ले गया। ये अब क्या कर रहे हैं? शैन ने गुस्से से कहा। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ और तुम क्या कर रहे थे उसके साथ? जैक ने उसे ज़मीन पर लगे बिस्तर पर धक्का दिया। गद्दा मोटा होने के कारण उसे चोट तो नहीं लगी, पर उसने कसकर अपनी आंखें मींच ली थी। बहुत मज़ा आ रहा है ना मुझे तड़पाते हुए देखने में। एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब तुम भी ऐसे ही मेरे पास आओगे, जैक ने कहा तो शैन कुछ यादों में खो गया। यहाँ एक फंक्शन में वो सबसे पीछे एक पिलर का सहारा लिए खड़ा था। उससे कुछ दूरी पर एक स्टेज पर जैक और क्लोई थे, जिनकी अभी अभी एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट हुई थी। जख्मी हालत में ही वो धीमे कदमों से वापस मुड़ गया और गुस्से में अपनी उंगली से पहनी रिंग उतार कर वहीं फेंक दी। तड़पते हुए ही आया था उसके पास, पर आप अपनी खुशियों में बहुत बिजी थे। बहुत ज़रूरत थी मुझे आपकी, और आप मुझे धोखा देकर किसी और के साथ खड़े थे। सारे वादे झूठे थे आपके, और आपका प्यार भी। अपने मन में कहते हुए वो नफ़रत से भर उठा और बिस्तर से गिर गया। फिर एक्सेल ने बहुत तेज़ की उसे धक्का दे दिया। कोई हक नहीं आपको मेरी ज़िंदगी में इंटरफेयर करने का। मैं किसके साथ हूँ किसके साथ नहीं, ये सिर्फ मेरा फ़ैसला होगा। शायद आप भूल गए हैं, जो भी आज मैं हूँ उसकी वजह सिर्फ आप हैं, और चाहे कुछ भी हो जाए मेरी नफ़रत आपसे कभी कम नहीं होगी। कितनी भी कोशिश कर लीजिए, मैं डेविड से दूर नहीं रहूँगा। हटिए, वो मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। शैन ने जो भी कहा उसे सुनकर जैक की आंखें गुस्से से लाल हो गई। अच्छा, तो तुम नफ़रत करते हो मुझसे और उससे प्यार? खुद से झूठ बोल रहे हो, यह मुझसे। भले ही अपने एक्सप्रेशन छुपाने में माहिर हो गए हो, पर तुम्हारी आंखें तो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती। एक हाथ शैन के कंधे पर और दूसरे हाथ से हल्के से उसकी गर्दन दबा रखी थी। इस वक्त वो किसी पागल की तरह लग रहा था और उसके ऊपर आकर उसके चेहरे पर झुक रहा था। बहुत हो गया, दूर हो जाइए बॉस। शैन ने उसका इंटेंशन समझकर गर्दन इधर उधर घुमाते हुए कहा। वो बिना किसी परवाह के आगे बढ़ रहा था। यही तो वो रूप है जो हमेशा शैन को जैक से डरा देता था। जैक हंसी मजाक करते हुए ही अच्छा लगता था, ऐसे में वो किसी हैवान से कम नहीं लग रहा था। शैन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, पर वो उसे हटाने से नाकाम रहा। तुम्हें अब मेरा नाम भी लेने में शर्म आ रही है, उसने गुस्से से कहा और शैन के होठों को अपने होठ रख दिए। वो गुस्से में होने की वजह से बहुत डेली शैन को किस कर रहा था।
उसने अपने होठों के साथ आंखें भी कसकर बंद रखी थी। शेन की गर्दन छोड़ जैक ने उसके हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाकर उन्हें सर के ऊपर कर उसके होठों पर अपना दबाव बना रहा था। उसके बंद मुंह देख उसे और भी गुस्सा आ रहा था। उसने अपने दोनों हाथों से एक ही हाथ से पकड़ा और अपने दूसरे हाथ से शैन के मुंह को अंगूठे और उंगलियों के बीच दबा दिया, जिससे उसका मुंह खुल गया। जैक अपना गुस्सा किस के ज़रिए निकाल रहा था और शैन उसे रिहा होने की कोशिश कर रहा था। मुंह में खून का टेस्ट आने लगा। तब जाकर जैक को एहसास हुआ वो सच में बहुत वाइल्ड हो गया है कि उसने शैन के होठों को भी काट लिया। वो झट से दूर हुआ पर उसने उसके हाथों को नहीं छोड़ा था। शैन एक तरफ चेहरा कर लंबी लंबी सांसें ले रहा था। तभी उसने अपने टेंट पर एक परछाई दिखी जो इतनी देर तक जैक से दूर भागने की कोशिश कर रहा था, वो अब उसके बाहों में छुप गया। प्रिंसेस, मेरी बाहों में आओ, तुम्हें ठंड नहीं लगने दूंगा, अंश ने कहा। तभी वंश भी, नो प्रिंसेस, मेरी बाहों में, तुम्हें तो पता ही है वंश कितना हॉट है। सोनू हैरानी से दोनों को बारी बारी देखती है जो उसे जानबूझकर टीज कर रहे थे। ने दोनों के हाथ पकड़े और अपने ऊपर लपेट लिए। अब बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी, उसने कहा। वो कभी दोनों में डिफरेंस नहीं करती थी और प्यार भी दोनों से एक जैसा करती थी। ये बात भी वो आज तक बहुत अच्छे से समझ गए थे। वैसे ठंड से बचने के लिए एक और रास्ता है मेरे पास, कहकर वंश अपनी गर्म सांसें सोनू के कान पर छोड़ उसके कान को मुंह में लेकर सक करने लगता है। ऐसा करने से सोनू सिहर उठी थी। तभी उसे दूसरी तरफ से अपनी गर्दन भी गीली होती सी महसूस हुई। बहुत डीपली अंश उसकी स्किन को अपने मुंह में लेकर सक कर रहा था। कान से होते हुए वंश सोनू के गाल पर आ गया था और बड़े बड़े बाइट मुंह में भरकर किस किए जा रहा था, जैसे आज वो उसका गाल ही खा जाएगा। अंश भी बेकाबू सा होकर उसके गले और कंधे को गीला कर रहा था। लंबी लंबी सांसें भरते हुए उसने दोनों के बालों को अपनी मुट्ठियों में पकड़ रखा था। वक्त के साथ उसकी तड़प और बढ़ती जा रही थी, जैसे शरीर से कोई आत्मा ही बाहर खिंच रहा हो। शरीर में हो रहे इस नए एहसास से वो अनजान थी, पर यह तड़प उसे और उन दोनों के करीब जाकर उनमें समाने के लिए कह रही थी। तभी एक तेज़ आवाज़ से सब सकते में आ जाते हैं। सोनू ने तो डर की वजह से खुद को पूरी तरह वंश के अंदर छुपा लिया था। ये आवाज़ किसी जानवर के गुर्राने की थी। क्या हुआ? अंश ने चिल्लाकर पूछा। कुछ नहीं, भेड़िया है, नेल्सन, जैक ने जवाब देकर नेल्सन से कुछ कहना चाहा। उससे पहले ही अंश ने दोबारा कहा, कुछ मत करो, वो चला जाएगा, बस नज़र रखो। जैक ने अपने सीने में दुबककर छुपे शैन को देखा, जो कुछ देर पहले कुत्ता कुत्ता कहकर उससे डर से लिपट गया था। वो चला गया, जैक ने उसके बालों में हाथ फिराते हुए कहा। तो देखा, वो सो चुका है। उसने शैन को अच्छे से अपनी बाजू पर लिटाया और उसके होठों पर अपनी उंगलियां फिराई। हाँ, उसने काटा था। सॉरी जान, कहकर उसने एक लाइट किस उसके होठों पर की, फिर माथे पे और उसे अपनी बाहों में भर खुद भी सो गया। सुबह होती पंछियों की आवाज़ से सोनू की नींद टूटी तो खुद को देख एक बार के लिए शर्म से भर गई। वो अब भी बिना टी शर्ट दोनों के बीच सोई थी। अंश का हाथ उसके सीने पर, वहीं वंश ने उसकी कमर जकड़ रखी थी। दोनों उसके इतने करीब थे कि हवा जाने के लिए भी उनके बीच जगह नहीं थी। अपना पूरा दम लगाकर वो अंश का हाथ हटाने की कोशिश करने लगी, पर जितना वो उसे दूर करती उतना वो उसे जकड़ लेते। सोनू की हलचल से अंश की नींद टूटने लगी थी और नींद में ही वो सोनू को उसकी जगह तलाश कर रहा था। अगर आप दोनों का उठने का कोई इरादा हो तो मुझे भी उठना है, उसने वंश को हिलाते हुए कहा। वंश ने तकिए से सर उठाकर सोनू के सीने पर रख दिया और फिर से आंखें बंद कर ली। उसे देख अंश मुश्किल से अपनी हंसी को रोक पाया था, क्योंकि अब वंश को घूर रही थी। वंश ने प्यार से दोनों के माथों पर किस किया और कहा, थोड़ी देर सो जाओ, तब तक मैं कॉफ़ी बनाता हूँ।
ने छोटा सा जवाब दिया और वंश के बालों में हाथ फिराने लगी। दूसरी तरफ किटी बिस्तर को छोड़ एक्सेल पर ही अपना डेरा जमाकर सोई हुई थी। वो कब से आंखें खोलकर टेंट के कपड़े को गोर रहा था, पर वो किटी को जगाना भी नहीं चाहता था। उसके हाथ किटी के बालों में चल रहे थे और इसी बीच की नींद खुल गई। खुद को किसी सख्त चीज़ पर सोया देख उसने उन नींदी आंखों से सर उठाकर देखा तो एक्सेल मुस्कुराते हुए गुड मॉर्निंग कुकू। कुछ देर बाद बार पलकें झपकाते हुए वो उसे देखती रही। एक्सेल ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और कंधों से पकड़ कर ऊपर खींच लिया, जहाँ उन दोनों के चेहरे अब सामने थे। यहाँ तक कि दोनों एक दूसरे की सांसें भी महसूस कर पा रहे थे। इस तरह खींचे जाने की वजह से किटी को थोड़ी शर्म आने लगी थी। वो उठने की कोशिश करने लगी तो उसने एक झटके में पलटकर उसे अपनी तरफ खींच लिया। हबी, उसने कहकलाते हुए कहा, क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? एक्सेल ने उसके गाल पर उंगलियां फिराई और चिन पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया। उसकी नज़र सिर्फ उन लाल होठों पर थी जो इस वक्त अनार के दाने जैसे चमक रहे थे। किटी ने धीरे से कुछ कहने के लिए अपने होठ खोलने चाहे, पर उन्हें हिलता हुआ देख वो अपने कंट्रोल से बाहर हो गया। एक बार उन्हें छूने की चाह से उसने किटी के होठों को अपने होठों से बंद कर दिया। पहले तो किटी डर गई थी, पर उसके ऐसे करीब होने से उसे सेफ और प्यार भरा महसूस हुआ। उसकी आंखें अपने आप ही बंद हो गई। कुछ पलों बाद ही एक्सेल के होंठ हरकत करने लगे। वो बहुत पेशेंटली किटी को किस कर रहा था। उसने अपने आप ही किटी का एक हाथ उसके बालों में और दूसरा हाथ कंधे पर कस जाता है। जब उसको सांस लेने में तकलीफ होने लगी तब जाकर एक्सेल ने उसे आज़ाद किया। वो वैसे ही बिना उस पर वज़न डाले उसे देखने लगा। लंबी लंबी सांसें लेने की वजह से उसका सीना ऊपर नीचे होकर एक्सेल के चौड़े सीने से टकरा रहा था। अपने अंदर होती गर्मी को महसूस कर एक्सेल की नज़र उसकी गर्दन से फिसलते हुए उसके सीने पर जा रुकी। अपने आप ही उसका हाथ आगे बढ़ गया। एक बार उसके सीने को अपने हाथों से छूना चाहता था, पर उसने अपनी चाहत को रोक दिया और उसके माथे को चूमकर ऊपर से हट गया। कुछ देर बाद नहाने के लिए किटी और सोनू झरने की तरफ बिना बताए ही चले गए, जबकि सोनू को अंश ने वहां जाने के लिए साफ मना किया था। अंश जब सोनू को चेक करने टेंट में गया तो उसे वहां ना पाकर वो डर गया। उसने बहुत आवाज़ लगाई, इसलिए बाकी लोग भी उन्हें ढूंढने लगे। अंश इस वक्त गुस्से से भर चुका था। कहीं वो झरने की तरफ तो नहीं, जैक ने कहा तो सब फौरन वहां के लिए निकल पड़े। सोनू और किटी झरने के किनारे एक पत्थर पर बैठ पानी को देख रही थी। गहराई का तो कोई अंदाज़ा भी नहीं था उन्हें, बस धूप की वजह से चमकता पानी उन्हें अपनी तरफ खींचने लगा। सोनू ने उठकर एक कदम आगे बढ़ाया, पर तभी वो पत्थर थोड़ा हिलने की वजह से सोनू का बैलेंस बिगड़ा। वो पानी में गिरने लगी तो किटी ने उसका हाथ पकड़ लिया, पर दोनों ही पानी में गिर गईं। दोनों की एक तेज़ चीख वहाँ गूंजी। अपने हाथ पैर मारकर भी कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि उन्हें तैरना ही नहीं आता था। दो लोगों ने एक साथ पानी में छलांग लगाई और पूरी स्पीड से दोनों की तरफ बढ़ गए। नाक और मुंह में पानी जाने की वजह से वो बेहोश होने लगी थी, पर उससे पहले ही दोनों ने खिंचकर उन्हें ऊपर पकड़ लिया। वहीं अंश और जैक के साथ बाकी सब डरे हुए झरने के किनारे पहुंचे तो सब हैरान हुए। उन्हें बचाने वाले वंश और शैन थे, जो एक जानवर के पीछे इस तरफ आए थे, पर चीख सुनते ही झरने की तरफ दौड़े। चैन और वंश ने उन्हें किराने पर छोड़ा और खुद भी लंबी लंबी सांसें लेने लगे। सोनू और किटी खांस रहे थे, लेकिन अंश के सर इतना गुस्सा चढ़ा गया था कि उसके आसपास मौजूद लोगों को भी इसका एहसास हो गया। जब मैंने मना किया था तो बिना बताए यहाँ क्यों आए तुम दोनों? अंश ने सोनू को कंधे से पकड़कर ऊपर उठाया और चिल्लाते हुए कहा। डर के मारे किटी एकदम से खड़ी हुई और सोनू तो पहले से ही इतना डर गई थी। ऊपर से अंश का इतना गुस्सा देख उसका दिल कांप उठा। वो डर से नीचे देखने लगी, आंखों में आंसुओं का सैलाब था। वंश और शैन भी खड़े हो गए। वंश ने सोनू को फौरन अंश से अलग करके अपने सीने में भर लिया, क्योंकि उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था। वंश, हट जाओ तुम। उसे एक बार में मेरी बात क्यों समझ नहीं आई? अगर आज कुछ हो जाता, उसकी बात अधूरी ही रही, क्योंकि इस ख्याल से ही उसका दिल दहल गया था।
वो पहले से ही डरी है और तुम और डरा रहे हो। उसकी हालत देखो, हम शांति से भी बात कर सकते हैं। वंश ने उसे समझाना चाहा, पर अंश ने उसे घूर कर देखा। तुमने ही इसे सर पर चढ़ा रखा है, हर बात में ज़िद, हर जगह शरारत। आज मुझे उसे अच्छे से सबक सिखाने दो, वरना आगे ये कुछ भी करने से पहले नहीं सोचेगी और खुद को किसी खतरे में ज़रूर डालेगी। अंश एक बार फिर गुस्से में दहाड़ते हुए बोला। उसकी आवाज़ से सोनू पूरी तरह वंश के सीने में सर छुपाकर रोने लगी। वंश ने खुद भी उसे बहुत मजबूती से पकड़ रखा था। वहीं किट्टी भी इतना डर गई कि शैन के पीछे छुप उसकी शर्ट कसकर पकड़ ली। अंश, बस बहुत हुआ, हम बाद में बात करेंगे। वंश भी सोनू की हालत देख खुद पर काबू नहीं कर पाया, पर उसकी आवाज़ मध्यम थी। वो खुद भी अंश को गुस्से में कभी नहीं छोड़ता था, पर आज बात उसकी प्रिंसेस की थी। अंश की तरह वो भी उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई थी। रिलैक्स, वंश सही कह रहा है। अपने गुस्से में कुछ भी ऐसा मत करना जिसका पछतावा तुम्हें बाद में हो। जैक ने उसे पीछे खींचा और धीरे से कहा। अंश ने एक बार सहमी सोनू को देखा, जो उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी, और वंश खुद उससे गुस्से से काँप रहा था। तुम क्यों छुप रही हो? अब गलती तुम्हारी भी उतनी ही है, तो सज़ा तुम्हें भी मिलकर रहेगी। एक्सेल ने किटी को घूरते देखा, कहा तो वो सिकुड़ते हुए शैन के पीछे छिप गई। सेल, बस हुआ, जैक ने शांत आवाज़ में कहा। वंश ने बिना किसी की परवाह किए सोनू को गोद में उठाया और आगे चल पड़ा। शैन भी उसके पीछे चला और उसका शर्ट पीछे से पकड़ते हुए किटी भी चल रही थी। वो आगे निकल गए, पर बाकी लोग वहीं खड़े थे। अंश ने गुस्से में अपना हाथ पैर पर दे मारा। अंश, क्या कर रहे हो ब्रो? चलो यहाँ से। जैक ने उसका हाथ पकड़ा और खींचते हुए ले गया। बाकी लोग भी उनके पीछे आए। जब वो लोग टेंट तक पहुँचे तो वहाँ उन चारों को ना देख हैरान थे। ये लड़का शायद उन्हें लेकर चला गया, अंश ने बालों में हाथ घुमाते हुए कहा। वो लोग भी फौरन वहाँ से निकल गए। जंगल के बाहर पहले से ही गाड़ियाँ खड़ी थीं, जहाँ थके हुए चारों पहुँचे। शहर ने ड्राइवर से चाबी ली और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा। बाकी लोग अब तक नहीं पहुँचे थे। वंश ने किसी को भी पीछे ना आने को कहकर सोनू के लिए गाड़ी में बैठा दिया और ठंड से काँप रही थी। किटी शैन के पास आगे बैठी तो उसने फ़ौरन गाड़ी जंगल के बाहर दौड़ा दी। बाकी लोग जब जंगल से बाहर आए तो अंश ने सबसे पहले उनसे वंश और बाकी सबसे पूछा। गार्ड्स ने वही बताया तो अंश ने गुस्से में एक की कॉलर पकड़ ली। अगर वो मना करे तो उसे अकेला छोड़ दोगे? इस बात की सैलरी देता हूँ मैं तुम्हें। अगर वो आज किसी मुसीबत में पड़ा तो सबके सब अपने आप को शूट कर लेना, क्योंकि मैं तुम्हें आसान मौत नहीं दूंगा, कहकर वो गाड़ी में जा बैठा। गार्ड्स ने अपना पसीना पोंछा और गाड़ियाँ उनके पीछे निकाली। बाकी सबके साथ जैक के समझाने पर मेंशन चला गया और हॉल में बैठकर ही उनका इंतज़ार करने लगा। वहीं डेविड शैन की ट्रैकिंग वॉच की मदद से उनके पल पल की खबर उसे दे रहा था। शैन ने गाड़ी पहले एक मॉल में ली, वहां से कपड़े चेंज कर वो हॉस्पिटल गए, जहां वंश ने ज़बरदस्ती डॉक्टर को उन्हें ट्रीट करने के लिए कहा। रास्ते भर सोनू और किटी रो रही थी और वंश उन्हें समझा रहा था, मैं नहीं रहूँगी अब हबी के साथ। वो चिल्लाए मुझ पर। मुझे बस अपने घर जाना है, मैं अकेले रह लूँगी, किट्टी ने सुबकते हुए कहा। मुझे भी अपने घर जाना है, मैं नहीं रहूँगी डेविल के घर, सोनू भी रोते हुए कहती है। कृतिका, प्रिंसेस, पहले तुम दोनों रोना बंद करो, और वो घर डेविल या एक्सेल का नहीं जो तुम वहाँ नहीं रहोगी। वहाँ पर तुम्हारा वंश भी रहता है प्रिंसेस, और मैं डेविल को समझा दूँगा कि तुम पर गुस्सा ना करे। तुमने देखा ना कैसे मैंने उसे वहाँ भी डांटा था, वंश ने कहा। तो सोनू ने रोना बंद कर मासूमी से उसकी आंखों में झाँक कर देखा। वंश ने हाँ में सर हिलाकर उसे विश्वास दिलाया, तो वो अपनी आंखें पोंछकर उसके गले लग गई। मुझे छोड़कर जाने की बात कभी मत करना प्रिंसेस, वंश ने आंखें बंद करते हुए कहा। सोनू ने जवाब दिया, और कृतिका, वो घर तुम्हारे भाई का भी तो है। अकेले रहने की बात दोबारा मत करना, तुम हमेशा हमारे साथ रहोगी।
अब बस तुम दोनों खुश हो जाओ क्योंकि हम आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। वंश ने मुस्कुराते हुए कहा तो वो दोनों खुश हो गई। सच में एक आइसक्रीम भी उन्हें बहलाने का काम कर देती है। शैन ने अचानक से ब्रेक मारा और सामने देखने लगा। क्या हुआ? वंश ने सोनू को संभालते हुए कहा। गाड़ी के नीचे कुछ आ गया है, शैन ने कहा और डरते हुए फौरन गाड़ी से नीचे उतरा। शेन जल्दी से बाहर आया, उसके पीछे बाकी सब भी आ गए। क्या हुआ डेविड? उन्हें अब तक पहुंच जाना चाहिए था, अगर वो घर के रास्ते पर है तो, या फिर कहीं और चले गए। खुद को शांत रखने की कोशिश करते हुए अंश ने कहा। वो बस वंश और सोनू को अपने सामने देखना चाहता था। वैसे भी उसने सोनू को संभालने की जगह बहुत डांट दिया था, जिसका गिल्ट उसे अब हो रहा था। साथ ही वो बहुत नर्वस भी था कि कैसे सोनू को मनाए। यस बॉस, वो मेंशन से थोड़ी ही दूरी पर है एंड डोंट वरी, हमारे गार्ड्स अब उनके पीछे ही हैं, डेविड ने जवाब दिया। चिल ब्रो, अब क्यों इतना परेशान हो रहे हो? जैक ने पूछा। सब देखने के बाद भी पूछ रहे हो? बताओ कि मैं उसे कैसे मनाऊंगा, वो परेशानी से बोला। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ जैक बॉस, कुछ तो बताइए अपने एक्सपीरियंस से, एक्सेल ने कहा तो जैक ने अपने बालों में हाथ घुमाया। वेल, लड़का हो या लड़की, नाराज़ हो तो जल्दी मानते नहीं, इसका एक ही सॉल्यूशन है, जैक ने अपनी आवाज़ गंभीर बनाते हुए कहा। क्या है वो? अंश और एक्सेल सीधे बैठकर उसे देखने लगे, जैसे वो बहुत ज़रूरी कुछ बताने वाला हो। कोशिश, जैक ने उन्हें ऐसे देख आराम से कहा। व्हाट कोशिश? ठीक से बताओ, अंश ने उसे पकड़कर अपनी तरफ घुमाते हुए पूछा। कोशिश करते रहो मेरे दोस्तों, एक वक्त बाद तुम मान ही जाएंगी। पर जैक ने उन्हें देख मुंह बनाया और कहा। तुम दोनों का केस थोड़ा अलग है, जिस तरह तुम्हें देख वो डरती है, उससे यही पता चलता है कि तुम दोनों उन्हें सिक्योर फील नहीं करवाते। दुनिया से ज़्यादा वो तुम लोगों से ही डरती है, तो अब तुम ही सोचो क्या करना है। कुछ तो सोचना पड़ेगा, अंश ने कहा और डेविड की ओर देख। क्या हुआ? क्या है वो? बॉस, वो 15 मिनट से एक ही जगह है और वो भी रास्ते पर, डेविड ने बताया। कॉल दी गार्ड्स, पूछो वो क्या कर रहे हैं, अंश ने सर्द आवाज़ में कहा। डेविड ने कॉल लगाकर स्पीकर पर डालते हुए अंश के सामने रख दिया। अंश के कुछ कहने से पहले ही गार्ड ने कहा। वो चारों गाड़ी के सामने बैठे हैं, पिछले 15 मिनट से वहीं हैं। क्या वो कुछ खेल रहे हैं? गार्ड की बात सुनकर अंश के साथ सब सुनने वालों के मुंह हैरानी से खुल गए। इडियट, जाकर चेक करो क्या प्रॉब्लम है। कुछ देर की शांति के बाद अंश ने झल्लाकर कहा। यस बॉस, सामने से कहा, तभी उसे सब लोग गाड़ी में बैठते दिखे। बॉस, वो निकल गए, उसने कहा और सब फिर से उनका पीछा करने लगे। चारों वहाँ से आइसक्रीम शॉप पर गए हैं और वहाँ से एक और शॉप में गए। गार्ड भी उनकी एक एक डिटेल फ़ोन पर दे रहा था। अंश अब फ्रस्ट्रेट हो चुका था। एक बात तो उसे पता चल गई, वंश जानबूझकर ये सब कर रहा है और उसे अच्छे से पता था अंश घर पर परेशान हो रहा होगा। गाड़ी मेंशन के बाहर आकर रुकी तो सोनू और किटी फिर से उनके पीछे हो गए। इस वक्त सोनू के हाथ में एक बास्केट थी। चारों ने घर के अंदर कदम रखा तो सामने ही अंश और जैक सोफे पर बैठे दिखे, जो शायद उनकी तरफ देख नहीं रहे थे। सोनू ने वंश की बाजू कसकर पकड़ ली और अपना चेहरा छुपा लिया। डरो मत प्रिंसेस, बस इतना याद रखो, कोई रोके तो भी रुकना नहीं है, यहाँ से सीधे अपने कमरे में जाना, वंश ने कहा तो सोनू ने धीरे से कहा। किसी का ध्यान अपनी तरफ ना देख आगे वंश, उसके साथ सोनू, पीछे शैन था जिसकी शर्ट फिर से किटी ने पकड़ रखी थी। सीढ़ियों पर चढ़ते ही अंश की सर्द आवाज़ चारों के कानों में पड़ी और वो भूत बनकर अपनी जगह खड़े हो गए। चारों के माथे पर पसीना आ चुका था। वंश और शैन तो मुड़ गए, पर उनके आगे खड़ी सोनू और किटी डर से काँप उठी। कहाँ थे इतनी देर? अंश ने कहा। हम कहीं जा भी नहीं सकते क्या? वंश ने अपने डर को छुपाते हुए रूडली कहा। अंश ने अपनी आवाज़ सॉफ्ट बनाकर कहा, तुम बिना गार्ड्स के गए थे, एटलीस्ट तुम्हें उन दोनों का ख्याल रखना चाहिए था। वो अपनी जगह से खड़ा हो गया और उनकी तरफ बढ़ा। तभी सबके कानों में एक आवाज़ पड़ी। वंश ने धीमी आवाज़ में कहा, प्रिंसेस रन,
सोनू और किटी ने आओ देखा ना ताओ सीधा ऊपर की तरफ दौड़ लगा दी। ये आवाज़? अंश ने सवाल किया। तभी उसे सोनू और किटी भागते हुए दिखी। ना जाने क्यों उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसे लगा वो उससे डरकर भाग गई। आई थिंक भीगने की वजह से मुझे सर्दी हो गई। तो मेरी आवाज़? शेन ने अपने गले पर जमा पसीने पर हाथ घुमाते हुए कहा। जैक फ़ौरन उसके पास गया और माथे पर हाथ हिलाते हुए, राइट, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, देखो कितना पसीना आ रहा है। शेन ने वंश की तरफ देखा। मैं किचन में जा रहा हूँ, उसने वंश की तरफ देख कहा और वहाँ से निकल गया। सब उसे देखने लगे। उतने में वंश पीछे से निकल गया। क्या चल रहा है? पीछे वंश को ना देख अंश ने चिढ़ते हुए कहा और ऊपर चला गया। जैक ने कंफ्यूजन में जाते अंश को देखा और सर हिलाते हुए किचन में गया। शैन दूध गर्म कर रहा था। जैक उसके पास गया और उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। कैन आई कॉल द डॉक्टर? उसने शैन के कंधे पर ठुड्डी टिकाते हुए कहा। आई एम फाइन एंड मैं डॉक्टर के पास से ही आ रहा हूँ। शैन ने एक ग्लास में दूध डाल दिया और जैक को खुद से दूर किया। मैं कुछ खाने के लिए ले आता हूँ, जैक ने कहा और फ्रिज के पास गया। उतने में शैन ने चुपके से एक बाउल उठा ली और किचन में भाग गया। अंश ऊपर गया और सोनू के रूम के सामने खड़ा हो गया। उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की पर वो लॉक था। उसने मायूमी से सर झुकाया और अपने कमरे में चला गया। पीछे से शैन भागते हुए आया और दरवाजे पर नॉक किया। किट्टी ने धीरे से दरवाज़ा खोला और उसे अंदर ले लिया। चारों ज़मीन पर राउंड कर बैठे प्यार से दूध पी रही कैट को देख रहे थे। गाड़ी के नीचे एक सफ़ेद कैट आ गई थी। जब सबने उतर कर देखा तो वक्त में गाड़ी रोकने से वो कैट की जान बच गई। वो कैट सेफ थी। उसे अकेला देख सबने घर लाने का फैसला लिया था। उसे सुकून से दूध पीता देख सबके चेहरे पर खुशी के भाव थे। वंश क्या डेविल इसे घर से निकाल देंगे? सोनू ने छोटा सा चेहरा बनाकर कहा। हाँ, ऐसा हो सकता है, इसलिए हमें इसे छुपा कर रखना पड़ेगा, वंश ने कहा। पर क्यों? किटी ने उदासी से पूछा। अंश को कैट पसंद नहीं। मेरे पास भी एक थी जब मैं 8th में था। उसे अंश की बुक खेलते हुए फाड़ती थी। तब से वो उससे कुछ ज़्यादा ही चिढ़ने लगा। एक दिन उसने जैक को काट लिया। तो तीनों ने एक साथ पूछा। फिर अंश ने कैट को काट दिया। वंश ने दुख जताते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगी। उन्हें कभी पता नहीं चलेगा इसके बारे में, सोनू ने फ़ौरन कहा। और अगर पता चल गया तो हमारे कॉलेज जाने के बाद ये गलती से बाहर आ गई तब? किटी ने अपनी शंका जताई। हाँ बॉस, ऐसा हो सकता है। देखिए, इस मासूम की आंखें जैसे कह रही हों, मुझे अकेला मत छोड़ो, शैन ने कहा। तो सब उसे देखने लगे। बहुत देर तक अंश रूम में यहाँ से वहाँ चक्कर लगाता रहा। फिर कुछ सोचकर कमरे से बाहर आकर सोनू के रूम के बंद दरवाजे को देखने लगा। तभी वहाँ एक्सेल भी आ गया। क्या हुआ? अंश ने पूछा। एक्सेल ने कहा, कृतिका रूम में नहीं है, मुझे लगा शायद मैम के साथ होंगी। तभी जैक भी वहाँ आया। शैन भी अपने रूम में नहीं है, शायद वंश के साथ हो, इसलिए चेक करने आ गया। चारों को क्या हुआ है? बहुत अजीब बर्ताव कर रहे हैं। अब तो पता लगाना ही पड़ेगा, अंश ने कहा और गुस्से में अपने रूम से सोनू के कमरे की दूसरी चाबी लेकर आ गया। दरवाज़ा खुलते ही चारों को ऐसे ज़मीन पर बैठे देख तीनों की आंखें छोटी हो गई। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से चारों हड़बड़ा गए। वो लोग डरते हुए खड़े हुए। तभी अंश और जैक की नज़र कैट पर गई, जिसका पीछा कर शैन ने देखा कि वो कैसे उसे घूर रहे हैं। देख उसने झट से कैट को अपनी गोद में उठा लिया। ओ, तो अब तुम मुझसे चीज़ें भी छुपाने लगे? सोनू डरकर किटी के पीछे छिप गई। किटी खुद डरी थी तो वो शैन के पीछे छुप गई। अंश को गुस्से में देख शैन वंश के पीछे छुप गया। ये सही नहीं है, तुम तीनों मुझे आग में अकेले धकेल रहे हो, वंश ने धीमे से कहा। आपके लिए मैं दुनिया के किसी भी इंसान से लड़ लूँगा बॉस, पर अंश सर से मुझे भी बहुत डर लगता है। सॉरी,
शैन ने भी वैसे ही जवाब दिया। तीनों वंश के सामने आकर खड़े हो गए। कहाँ से लाए ये कैट? और तुम जानते हो मुझे कैट पसंद नहीं। फिर भी अंश ने गुस्से होते हुए कहा, पर उसकी आवाज़ धीमी थी। सोनू को डर से छुपते देख वो उसे और नहीं डराना चाहता था। हाँ, पर हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए घर ले आए और अब ये हमारी है। वंश ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, और एक बार सोच लो प्रिंसेस, पहले से ही तुमसे नाराज़ है और ये कैट इस घर से बाहर गई तो। अंश ने ये बात धीमे से कही थी जो सिर्फ अंश को सुनाई दे। अंश ने अपना गला खराशते हुए कहा, हाँ ठीक है, अगर ऐसी बात है तो, लेकिन ये घर की चीज़ों को नुकसान ना पहुंचा पाए। ओके बॉस, मैं ख्याल रखूँगा, शैन ने खुश होते हुए कहा। जैक वंश के पास गया और उसे सामने से हटने का इशारा किया। वंश के हटते ही जैक ने शैन को कंधे से पकड़ा क्योंकि उसके हाथ में कैट थी और बाहर ले गया। एक्सेल ने भी बिना देरी के डर से खड़ी किट्टी का हाथ पकड़ा और उसे ले गया। सोनू सबसे पीछे अब भी वैसे ही आंखें बंद किए खड़ी थी। अंश उसके पास गया और प्यार से कहा, प्रिंसेस। सोनू डर से काँप गई और वहाँ से वंश के पास जाकर उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। सोनू को छूने के लिए उठाया अंश का हाथ हवा में ही रह गया। सोनू वंश के सीने से लग सिसक रही थी, जिसकी आवाज़ सुनकर अंश को बहुत बुरा लगा। वो उसके पास गया और सोनू के बालों पर हाथ फिराया, जिसे महसूस कर वो कसकर वंश को पकड़ लेती है, जैसे उसे छोड़ेगी तो अंश उसे मारेगा। मैं बात करता हूँ, तुम जाओ, वंश ने कहा तो अंश उसे देखने लगा। उसकी आंखों में नमी थी। भले ही उसका इंटेंशन गलत नहीं था, पर उसने सोनू को इतना डरा दिया था कि उसकी आहट से भी वो डर जाती है। वो अपनी हाथों की मुट्ठियाँ भींचते हुए चला गया। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।